नमस्कार। प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग एक नए और महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुका है। हाल के घटनाक्रम, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता के बीच इस साझेदारी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जर्मनी यात्रा ने न केवल इस सहयोग को नई दिशा दी है, बल्कि इसके सामरिक और रणनीतिक आयामों को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा है। देखा जाए तो नई दिल्ली और बर्लिन के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया तेजी से बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाधाओं ने ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करने वाले जोखिम पैदा कर दिए हैं। यही कारण है कि भारत अब इन चुनौतियों को केवल क्षेत्रीय समस्या के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक संकट के रूप में देख रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग का महत्व बढ़ जाता है। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, मजबूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार के आधार पर एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने इस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। रक्षा सहयोग का एक प्रमुख पहलू औद्योगिक साझेदारी है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। यह केवल खरीद का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सह विकास, सह निर्माण और सह नवाचार का आमंत्रण है। जर्मनी की उन्नत औद्योगिक क्षमता और भारत की तेजी से बढ़ती तकनीकी शक्ति इस सहयोग को और प्रभावी बनाती है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित पनडुब्बी परियोजना इस सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस परियोजना के तहत 6 आधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है, जिसमें उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह न केवल भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा एआई, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा और जल के नीचे की तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है। यह सहयोग आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे भी आज की लड़ाइयां केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता से तय होती हैं। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू समुद्री सुरक्षा है। हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि वे मुक्त और खुला समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जर्मनी द्वारा गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र में अधिकारी की तैनाती इस सहयोग को और गहरा बनाती है। रणनीतिक दृष्टि से यह साझेदारी कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक तो यह भारत को यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत करने का अवसर देती है, साथ ही यह वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और सशक्त बनाती है। इसके अलावा यह चीन जैसी उभरती शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद कर सकती है। साथ ही यह सहयोग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाने में भी योगदान दे सकता है। जब दो बड़े औद्योगिक देश मिलकर रक्षा उत्पादन और तकनीकी विकास में सहयोग करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव वैश्विक बाजार पर भी पड़ता है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां जटिल और परस्पर जुड़ी हुई हैं। ऐसे में केवल राष्ट्रीय स्तर पर समाधान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समन्वित प्रयास और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदारी आवश्यक है। भारत और जर्मनी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जर्मनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के साथ संवाद भी महत्वपूर्ण रहा। लगभग 3 लाख भारतीयों का यह समुदाय दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह समुदाय दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। इतिहास के नजरिए से देखें तो भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग कोई नया नहीं है। वर्ष 2006 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ था। इसके बाद से यह संबंध धीरे धीरे विकसित होते हुए आज एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। वर्ष 2025 में उच्च रक्षा समिति की बैठक और वर्ष 2026 में उच्च स्तरीय यात्राओं ने इस सहयोग को नई गति दी है। वहीं सामरिक दृष्टि से यह साझेदारी भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उसकी वैश्विक भूमिका को भी मजबूत करती है। जर्मनी के साथ सहयोग भारत को उन्नत तकनीक तक पहुंच प्रदान करता है, जबकि जर्मनी को भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में अवसर मिलता है। राजनाथ सिंह की जर्मनी यात्रा के रणनीतिक निहितार्थों की बात करें तो यह साझेदारी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे सकती है। यह सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति और सुरक्षा ढांचे पर भी पड़ सकता है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत और जर्मनी के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग केवल वर्तमान जरूरतों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह साझेदारी दोनों देशों को न केवल सुरक्षित बल्कि अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहरहाल, आइए देखते हैं भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक परिदृश्यों के मद्देनजर क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वैसे सामान्यतः जिन भी देशों में जाता हूं, हमारी कोशिश रहती है कि इंडियन डायस्पोरा के लोगों से जितना अधिक से अधिक हो सके मैं मिल सकूं और उनके साथ कुछ ऐसे म्यूचुअल डेलिब्रेशन हो सकें ताकि वहां के हालात से हम भी परिचित हो सकें। भारत के बारे में यदि कुछ नई बात यदि वह जानना चाहते हो तो हम उसकी भी जानकारी उनको दे सकें। और जर्मनी में पहली बार आया हूं। वैसे अमेरिका में 7-8 बार गया हूं, लेकिन जर्मनी में पहली बार आया हूं। और ट्रंप साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से 2 बार 2 बार में गया। अब आप लोग आप लोगों के हंसने का क्या कारण है मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मैं तो आप लोगों को देखकर ही मुस्कुरा रहा हूं। लेकिन जर्मनी का जहां तक सवाल है, जर्मनी की इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक साख है, एक क्रेडिबिलिटी है। और इकॉनमी के मामले में देखा जाए तो इस समय वर्ल्ड की टॉप 3 इकॉनमीज में हमारा जर्मनी इस समय खड़ा है। यहां पर जर्मनी के जो मूल निवासी हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, वहीं पर किसी न किसी हद तक हमारे इंडियन डायस्पोरा के भी मित्रों का कंट्रीब्यूशन है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। और जब मैं यहां आया था तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा हुई कि एक बार आप लोगों के साथ भी हमारा मिलना जुलना हो। वैसे तो आज वर्किंग डे है, मुझे बतलाया गया, और वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए मैं एक बार मुझे शिष्टाचार के नाते धन्यवाद तो आप लोगों को देना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी 2-4 लोग होंगे, अन्य भी बहुत सारे काम लोगों के पास होंगे, लेकिन फिर भी आप सब यहां पर आए। और मित्रों, आप सबको मैं जैसा मैंने बतलाया कि ये जर्मनी की हमारी ये पहली ऑफिशियल विजिट है। और यहां पर मैं आया हूं कि यहां के डिफेंस मिनिस्टर के इन्विटेशन पर मैं यहां आया हूं। इन लोगों ने बहुत कुछ लिख कर दिया है, लेकिन मैं सब बोलूंगा नहीं वो। और साथियों, मैं मानता हूं कि अपने आप में एक अचीवमेंट है कि भारत और जर्मनी के रिलेशन समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होते गए और आज हमारे जर्मनी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और 2026 का ये ईयर मैं मानता हूं हमारे लिए खास है, क्योंकि इस साल जो हमारे जर्मनी के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत ही खास है। और 75 ईयर्स का भारत और जर्मनी के रिश्तों का जो सफर रहा है, मैं समझता हूं परस्पर एक विश्वास बढ़ा है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़ी है और हमारे रिलेशन डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड हैं, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित हैं। और मैं यह कह सकता हूं कि भारत और जर्मनी के बीच एक ऐसे रिश्ते बने हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया और जर्मनी केवल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन से शेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपने आर्ट एंड कल्चर को भी बड़े उत्साह के साथ शेयर करते हैं। आज मुझे हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी विजिट करने का अवसर मिला और पूज्य टैगोर साहब, गुरुदेव उनको कहकर सम्मान के साथ सारा देश पुकारता है, रविन्द्रनाथ जी टैगोर, उनकी प्रतिमा पर भी जाकर, उनकी जो लाइब्रेरी है वहां पर, तो उनकी प्रतिमा पर भी जाकर
पुष्पांजलि अर्पित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ और उनकी स्पीचेस का एक पार्ट 2 पैरे का वह भी मैं सुना और मुझे उसमें कुछ एकाध 2 बातें सुनकर जो है बेहद प्रसन्नता हुई और उस पर मैंने वहां कमेंट भी किया था, लेकिन उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा क्योंकि विषय बहुत लंबा होगा। लेकिन इसे मैं सौभाग्य मानता हूं कि उस स्थान पर जाने का अवसर मिला है और मैं भारत के भी बहुत सारे जो छात्र हैं उनसे भी कहूंगा कि जब भी जर्मनी जाना हो तो उस स्थान पर जरूर जाना चाहिए और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो लाइब्रेरी हो वहां विजिट करना चाहिए और हो सके तो वहां बुक्स जो बहुत सारी रखी हैं, मैं कुछ बुक्स देख रहा था, सचमुच मुझे मेरी तो इच्छा हुई कि रुककर उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन समय का अभाव होने के कारण संभव नहीं हो पाया। लेकिन बहुत ही जाना हमारे लिए एक सुखद अनुभूति थी और यहां की जर्मनी की धरती पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का इस सम्मान मैं समझता हूं कि हम हर भारतीय का सम्मान है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और यूनिवर्सिटी ने, हमबोल्ट यूनिवर्सिटी ने इसे लगाया है, इसके लिए मैं यहां से इस डायस्पोरा की मीटिंग के माध्यम से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, पिछले 7 डिकेड्स में हमारे संबंध हर सेक्टर में जर्मनी के साथ मजबूत हुए हैं। आज जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, ट्रेड पार्टनर, और भारत में आज 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां एक्टिव हैं जो ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और केमिकल, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। जर्मन की प्रमुख कंपनियां आज भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया को भी मोमेंटम दे रही हैं। दूसरी ओर कई भारतीय कंपनियां भी जर्मनी में मजबूत अपनी उपस्थिति बना रही हैं। हमारी इंडियन कंपनी जर्मनी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। साथियों, जर्मनी और भारत के बीच पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की डोर भले ही वह गवर्नमेंट के हाथ में हो, बराबर यह गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है, लेकिन मैं मानता हूं किसी भी 2 देशों के जो बीच रिश्ते होते हैं, असली मजबूती और नींव यदि इसकी होती है तो पीपुल टू पीपुल एक्सचेंजेस से ही तय होती है। और इस ब्रिज को बनाने में आप सबकी भूमिका मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि मैं मानता हूं कि इन डिप्लोमेटिक रिश्तों को छोड़ दीजिए, पीपुल टू पीपुल एक्सचेंजेस को मजबूत बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि मैं इसे डिसाइसिव भी मानता हूं, बहुत ही निर्णायक भी है। और मैं मानता हूं आप ही वह फाउंडेशन है जो भारत और जर्मनी की दोस्ती का शानदार महल खड़ा करते हैं। और यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि जर्मनी में इंडियंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसा कि बतलाया हमको गुप्ते जी ने, और आज यह नंबर कितना बड़ा 3.7 लाख 4.25 लाख के लगभग 3.7 लाख। वाह, बढ़ते जाइए। और मैं समझता हूं आपके अचीवमेंट्स और आपके कंट्रीब्यूशन ने जर्मनी के डेवलपमेंट में काफी हद तक अपना रोल प्ले किया है। अब उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहना चाहता, लेकिन आपका भी एक रोल है, इस ग्राउंड रियलिटी को कोई नकार नहीं सकता। आप सब भारत और जर्मनी के बीच मैं समझता हूं कि बहुत ही एक मजबूत ब्रिज हैं। लेकिन साथियों, आया हूं, आयु में भी आप सबसे बड़ा हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहकर जाना चाहता हूं, किसी भी सूरत में अपने बिजनेस को जमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क मत लगने देना।
मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी उसकी कैपिटल, सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी साख होती है, विश्वसनीयता होती है। बहुत बड़ा ज्ञानी होगा कोई, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका कैरेक्टर नहीं है, उसके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि भारत का आदमी है या क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, इसको किसी भी काम में लगाया जा सकता है। काम कम करेगा, लेकिन कम से कम इधर उधर की जो करप्शन की एक्टिविटीज हैं इनमें इंडल्ज नहीं होगा। इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप इससे केवल आप अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि आप भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। आपको अंदाज होगा कि इससे क्या होगा। ठीक है, हमको 10 लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, मत भूलिए, आप भारत में नहीं हैं, आप भारतीय होकर जर्मनी में हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो पूरे भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी साख बढ़ेगी तो पूरे भारत की साख बढ़ेगी। और मैं जहां जाता हूं सभी अपने डायस्पोरा के मित्रों से यही कहता हूं। और भारत और जर्मनी का जहां तक सवाल है, ये विश्व के 2 ऐसे देश हैं जिन्हें विश्व के 2 मेजर कॉन्टिनेंट्स का ग्रोथ इंजन माना जाता है। जहां भारत आज एशिया का लीड ग्रोथ इंजन है, वहीं जर्मनी यूरोप का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। ये दोनों देश ऐसे डेमोक्रेटिक पावर्स हैं जो आपसी सहयोग से दुनिया में एक नई प्रॉस्पेरिटी लाने का पोटेंशियल रखते हैं। और भारत और जर्मनी के बीच रिश्ता केवल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेटेजिक और अब डिफेंस के भी डायमेंशंस हैं। और यह संबंध धीरे धीरे और अधिक मजबूत हो रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बेरी विजिट जो इस बार की है इस दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। और भारत और जर्मनी के बीच संबंधों में हमारी भारतीय समुदाय के लोग एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों की भी भारत जर्मनी संबंध में, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और भले ही जर्मनी से भारत हजारों किलोमीटर दूर है, मगर आप लोग भारत के दिल से बिल्कुल भी दूर नहीं हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसको जून महीने में लगभग 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 12 वर्ष। और इन 12 वर्षों में कैसा परिवर्तन आया है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। इस सच्चाई को तो आप स्वीकार ही करेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के बारे में एक परसेप्शनल चेंज आया है। लोगों की धारणा बदल गई है। लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी यह मानने लगे हैं कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में आज भारत खड़ा है। और पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है उसमें 16% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो इस समय भारत का है उस ग्रोथ में। और आज जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी पड़ी है और साउथ एशिया में भी बहुत सारे देश इस समय अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आज हमारी इंडियन इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही है। और आगे ही नहीं बढ़ रही है बल्कि सारी दुनिया इस पर भरोसा भी कर रही है। और आप जानते हैं कि जब दुनिया में कई बड़े देश इकोनॉमिक स्लो डाउन का सामना कर रहे हैं, तब भारत की इकोनॉमी लगभग 7% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। शायद इस समय 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ने वाले मेजर इकोनॉमीज में से कोई देश नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है। भारत आज एजुकेशन हो, स्किल हो, रिसर्च हो, इनोवेशन में अभूतपूर्व स्केल पर काम कर रहा है। और मैं अचीवमेंट्स के लिए मैं चर्चा करना शुरू कर दूं तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा,
पिछले कुछ सालों में हर दिन दो नए कॉलेज भारत में खुले, हर दिन। और भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन जाएगा, इतनी जल्दी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और आज दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न यदि किसी देश का है तो हमारे और आपके देश भारत का है। और भारत दुनिया का तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इकोसिस्टम बनकर इमर्ज हुआ है, तीसरा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के अनुसार भारत की सूची में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद अपना स्थान बना लिया है आज। जो कि रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्रों में उसकी तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को दर्शाता है। और पिछले कुछ वर्षों में इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के मामले में जो भारत का शेयर है, भारत की हिस्सेदारी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 11 वर्षों में भारत में लगभग $750 बिलियन का एफडीआई आई है। पिछले कुछ महीनों से थोड़ी इसमें कमी आई है, $750 बिलियन की। आज रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च 2014 की तुलना में 2 गुने से भी अधिक हो गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर इतना ध्यान दिया है। और 2014 की कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो पेटेंट्स के लिए जो हम फाइल करते थे पहले, जितना नंबर था उस समय 14 साल पहले पेटेंट्स के लिए, आज उसका नंबर 17 टाइम्स बढ़ गया है पेटेंट्स। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कैसा काम हो रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल ट्रेड से को लेकर अनसर्टेनिटी स्वाभाविक रूप से हम सभी को देखने को मिली है। और हमने इसको ध्यान में रखते हुए कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। और अब हमारे देश ने करीब 38 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो भारत के ट्रेड हिस्ट्री में मैं समझता हूं एक माइलस्टोन है, आज तक करीब नहीं है। और इन ट्रेड एग्रीमेंट की एक खास बात यह है कि कई सब कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं और इनमें अलग अलग इकोनॉमिक एक स्ट्रेंथ वाले देश शामिल हैं। इससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स को कई मार्केट में अपने प्रोडक्ट मैं समझता हूं सेल करने का भी अवसर मिल जाता है। और इन एफटीएज ने बड़ी इकोनॉमी के मार्केट को इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया है। कोई छोटी बात नहीं है। जहां जहां हुआ है उन्होंने अपनी मार्केट को इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी अब खोल दिया है। हमने अपना सामान उनके पास भी भेज सकते हैं, वो भी भेज सकते हैं, हम भी भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया यूके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच हुआ, और इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन देशों को होने वाले हमारे 99% एक्सपोर्ट पर टैरिफ अब खत्म कर दिए गए हैं। एफटीए में होता है सामान्यतः, और हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी यही है। वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, चाहे इनोवेशन हो, एम्पावरमेंट हो या इंटरप्रेन्योरशिप हो। हर सेक्टर में महिलाओं को कोई कदम आज तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था, महिलाओं को 33% पार्लियामेंट और असेंबली में रिजर्वेशन देने का, तो अपोजिशन के विरोध के कारण वो पारित नहीं हो पाया है। लेकिन जो बाहर भी हैं, हमारी इंडियन डायस्पोरा में भी माताएं बहनें हैं, और जो हमारे भारत में हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि चाहे होगा वो समय आएगा जबकि पार्लियामेंट और असेंबलीज में हमारी माताओं बहनों को 33% का रिजर्वेशन मिलकर रहेगा। और आप सबको बात मालूम है कि वेस्टर्न कंट्रीज में हालत यह थी कि पहले महिलाओं को वोटिंग राइट मिलने में कितना लंबा समय लगा था। माने डेमोक्रेसी के प्रति हमारा कमिटमेंट
जैसा रहा है रेयर आपको शायद दुनिया में देखने को मिले। महिलाओं को प्रारंभ से ही हम लोगों ने बराबर महत्व दिया है। डिफेंस का जहां तक प्रश्न है, पहले डिफेंस के मामले में अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिफेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः हम लोग इंपोर्ट पर विशेष बल देते थे और हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पर भी रहा करती थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब हम इंपोर्टर के बजाय अब एक्सपोर्टर भी बन गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया है। डिफेंस आइटम्स का। और जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ का था एक्सपोर्ट। अब वो 38 अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मान लीजिए, कुछ चीजों की बातचीत हो गई है, उसके ऊपर जाएगा, 42, 43, 44 जाएगा, 1000 करोड़ तक जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है, तो बतलाने की जरूरत है नहीं। यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से। अब हम लोग को ये भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठाकर देख ले कोई, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाने लगे। इंडिजिनस हमारे यहां एयरक्राफ्ट, कैरियर, सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स भी बनने लगे हैं। और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में भी काफी वृद्धि हुई है। मित्रों, आपको जानकर यह आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि आज भारत रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का ग्लोबल हब बन गया है। हमारे पेमेंट्स डिजिटल हैं, हमारे प्रोसेस भी डिजिटल हैं और भारत लेस पेपर, लेस कैश, लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपको सचमुच खुशी होगी, एक फिगर मैं आपको बतलाना जा रहा हूं। केवल मार्च महीने में 22.64 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं एक महीने में। और यह सचमुच अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इनकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, कान खोल कर सुनिए, इनकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 29.53 लाख करोड़। अब इस समय डॉलर में आप निकाल लीजिएगा कितने डॉलर हुआ। और आज ये यूपीआई की सुविधा दुनिया के कई देशों को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। अन्य भी बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत डिटेल में जाकर अन्य चीजों की चर्चा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। और हमारे देश के वैज्ञानिकों का करिश्मा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। चंद्रयान और आदित्ययान की सफलता देख चुके हैं, अब गगनयान की तैयारी है। और चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर भी साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि बच्चों के अंदर भी पैदा हुई है। और इस दृष्टि से रिसर्च के लिए भी हमारी गवर्नमेंट भी मैक्सिमम सपोर्ट जो दिया जा सकता है वो सपोर्ट भी दे रही है। ज्यादा से ज्यादा चेयर्स भी स्थापित किए गए हैं। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी के संकट से बाहर निकाला है। माने गरीबी रेखा इसे कहते हैं, पॉवर्टी लाइन ऊपर गए हैं।
लोगों की क्वालिटी लाइफ पर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। बहुत सारे स्टेप उस दृष्टि से लिए गए हैं, इसलिए उसमें बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। गूगल, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दुनिया को गूगल दिया है, जिसका उपयोग लोग करोड़ों चीजों को ढूंढने और समझने में कर रहे हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि जीवन में बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जिनकी खोज केवल गूगल से संभव नहीं है। जहां गूगल की सर्च खत्म होती है, वहां से भारत में मौजूद आध्यात्मिक ज्ञान की सर्च प्रारंभ होती है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? अभी मैं जब वहां पर था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा है उसी पर मैंने बतलाया। मैंने भी अपनी तरफ से उसकी डेफिनेशन बनाई है, लेकिन आप लोगों से उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मित्रों, भारत धनवान भी हो, शक्तिमान भी हो, ज्ञानवान भी हो और चरित्रवान भी हो, चारों होगा। आज जो भी ग्लोबल स्टेज पर इस समय जो घटित हो रहा है उसे आप देख रहे हैं, वो सुपर पावर बनने की होड़ लगी है। इसलिए भारत इस दौड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां पूरे विश्व को एक कुटुंब का, एक फैमिली का एहसास हो। क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के संत, महात्माओं और ऋषियों ने कहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश से गया है, तो हमारे और आपके देश भारत से गया है, और किसी ने नहीं दिया। अब मैं आगे भी इस पर बोलता, मैं आधे घंटे, 1 घंटे इस पर बोल सकता हूं, लेकिन वो यहां कोई उसका औचित्य नहीं है। हम लोगों को इसका एहसास होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आजकल की जनरेशन को इसका एहसास नहीं होता। क्यों कहा यह? क्योंकि भारत के रहने वाले लोगों का मन इतना बड़ा होता है कि जिस परिवार के वह सदस्य हैं, केवल उसी परिवार को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं। जिस देश में रहते हैं, केवल उस देश को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला है। यदि कोई देश है तो हमारा आपका देश भारत है। मैंने आप कल्पना करिए, दुनिया में कोई सोच सकता है? घर में आप गांव से बहुत सारे लोग यहां आए होंगे। हमारे पंजाब के मित्र तो गांव को अच्छी तरह समझते हैं, आप लोगों से भी अच्छी तरह लोग समझते हैं। घर में माताएं बहनें यदि आटा गूंथती होती हैं और बगल से चींटी यदि निकलती है तो चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के सामने डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। यह है भारत। सब तो सब छोड़िए, चींटी तो बेचारी बहुत कमजोर प्राणी है। सर्प, जिसके काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी है। नाग पंचमी के दिन उसको भी गाय का प्योर दूध, शुद्ध दूध पिलाकर दीर्घजीवी की कामना यदि दुनिया के किसी देश में की जाती है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में। तो ऐसा श्रेष्ठ भारत कहां मिलेगा? उस भारत के आप नागरिक हैं, इसे मत भूलिएगा। अंतिम बात, अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता, इस पर कभी आंच मत आने दीजिएगा। सर, इंडिया की कैपेबिलिटीज, डिफेंस कैपेबिलिटीज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है फॉर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर एज ए इंडिया? तो आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, हमारी ये डिफेंस के क्षेत्र में हमारे यहां काम हो रहा है। दुनिया के अन्य देशों हमारी ताकत बढ़ी है, दुनिया के अन्य देशों से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं।
हम अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों को सेल कर रहे हैं। पहले भारत में जहां डिफेंस प्रोडक्शन बामुश्किल 40,000 करोड़ का होता था 2014 तक, और आज हम लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बातें सारी दुनिया में चलती रहती हैं, और सब मिलाजुलाकर पहले से सारी चीजें काफी इंप्रूव्ड हैं। इस समय विश्व जो है वो युद्ध के इस भयानक समय से गुजर रहा है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर हम सभी उससे प्रभावित हैं। हम में से बहुत सारे भारतीयों को अपने परिवारों की चिंता रहती है जब हम यहाँ रहते हैं। तो दूसरा, हम लोग भारत में भी निवेश करते हैं, तो इस समय में बहुत अनिश्चितताएं हैं उसको लेकर के। और इसके अलावा जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत सारी असुविधाएं सभी को हो रही हैं। लोगों के पेरेंट्स यहाँ आते हैं और जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कब क्या कहाँ कोई घटना घट जाएगी, कौन से देश में युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, और अपने परिवारों को भी वहां पर समझाना चाहिए। हमें कैसे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, इस विषय में आप कृपया प्रकाश डालिए। धन्यवाद। नहीं, परिवारों को कोई परेशानी यदि बाहर हो रही हो, ज्यादा परेशान हो, तो उनको बुला लीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने जो आना चाहते थे उनके आने की भी व्यवस्था की है। उन देशों से बुलाई गई, उसकी व्यवस्था की गई, प्लेन्स वगैरह भी भेजी गई हैं लोगों को लाने के लिए। कोविड के दौरान भी जब क्राइसिस पैदा हुई थी तो उस समय भी हमारी गवर्नमेंट ने कई देशों से शिप्स के माध्यम से भी हम लोगों बाहर से लोगों को लेकर आए हैं। यदि है, मैंने कोई बात सही है, जिंदगी के लिए संकट है तो वो भारत आ सकते हैं, और उसके लिए एम्बेसी से कांटेक्ट करें। एम्बेसीज को निर्देश भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है क्या करना, जो इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं। क्यों गया है ना, क्यों एडवाइजरी गई है सबको। सब सुरक्षित हैं, चिंता न करें। और वेस्ट एशिया की जो स्थिति है मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दुनिया के सारे देश जितने प्रभावित हुए हैं, सर्वाधिक कम यदि कोई देश प्रभावित हुआ है तो हमारा देश भारत प्रभावित हुआ है। चाहे क्रूड ऑयल का प्रश्न हो, अन्य एनर्जी के जो सब सारी चीजें हैं उनका प्रश्न हो, एलपीजी का हो, इन सब सारी चीजों का आज भी हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही चेयरमैनशिप में सारे लगभग 12, 13, 14 सीनियर मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई है। उसकी हर सप्ताह में बैठक करता हूं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, और उसको बराबर रिव्यू करता हूं मैं। कहीं कोई खास ऐसा बिल्कुल संकट है ही नहीं। कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो बीच में क्राइसिस पैदा करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनको भी पाठ पढ़ा दिया गया है। As being a politician, because मैं एक पहला इसका CDU का कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हूं ऑफिशियली, तो उसकी वजह से मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे फादर भी आर्मी में थे, एंड माई सेल्फ मैंने भी आर्मी में ही स्टडी किया है जबलपुर के अंदर। और आज मुझे खुशी है कि एक पहले डिफेंस मिनिस्टर जब आप यहां आए हैं तो आपके सामने मैं खड़ा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है सर, भारत ने चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ अमेरिका इजराइल युद्ध में भी सभी पक्षों के साथ एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण और अच्छे संबंध बनाए रखा है। भारत ने मेरी समझ में भारत इन संघर्षों को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोशिश भी की है भारत ने। थैंक यू। भारत ने कोशिश भी की है अपनी तरफ से, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कहीं कोई क्राइसिस चल रही होती है अथवा कहीं कोई समस्या रहती है ना, सबका एक समय हुआ करता है। हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि युद्ध बंद होना चाहिए।
और बहुत ही संतुलित अप्रोच, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हमारी प्राइम मिनिस्टर की है डिप्लोमेटिक मामलों में, इन सब सारी चीजों में। उन्होंने कोशिश किया, रशिया से जब मिले थे मिस्टर पुतिन प्रेसिडेंट से भी, उनसे भी कहा था, और यूक्रेन के भी उससे भेंट हुई थी प्रेसिडेंट से, उनसे भी, दोनों लोगों से कहा था, आग्रह किया है, उन्होंने अपील की है। और एक बार मिस्टर ट्रंप साहब से भी जब भेंट हुई थी तो उनसे भी इस बारे में चर्चा की थी कि हल निकलना चाहिए। तो कोशिश है। और ये यूरोपियन संघ में भागीदारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप में जर्मनी जो भारत से सकारात्मक हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत इस भूमिका को अधिक सक्रिय रूप से कैसे निभा सकता है? दिस इज माय रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर इसको, और ईयू के पार्टनर के तौर पर, क्योंकि कल जैसे भारत और ईयू के रिलेशन अच्छे हैं, चाहे नाटो है, चाहे ऐसे अपना यूरोपियन यूनियन है, इनके साथ हम और इसको कितना डीपन और कैसे बेटर कर सकते हैं, दिस इज व्हाट जो मैं चाहता हूं। अब देखिए, इसका कोई एकदम बिल्कुल सटीक जवाब नहीं है कि कैसे डीपन कर सकते हैं, लेकिन भारत जिस तरीके से चल रहा है, आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ हार्मुज से दुनिया के किसी देश की शिप नहीं निकल पा रही थी। यदि 7-8 निकल पाई तो केवल और केवल भारत की निकल पाई। यह है भारत की। और आज भी, कल भी, आप मैंने इसके बाद भी जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि अमेरिका भारत को दुश्मन मानता हो और ईरान ने भी भारत को अपना दुश्मन मान लिया। नहीं, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच जो है भारत की रही है। ओके सर, थैंक यू सर। और यही बैलेंस रहेगी। जैसे कि हम यहाँ पे भी, हमारा मकसद नानकदा देश का जो हमारी लोकल कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी है, उसको एक साथ लेके आना, और हमारा मकसद ये है कि उनको ऑर्गेनाइज करना, अच्छे ढंग से हम साथ मिलकर अच्छे प्रोग्राम करना। और उसी से रिलेट मेरा सवाल पंजाब से है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर एरिया है और वहां पे जो जब कोई भी तनाव बॉर्डर पे होता है तो उसमें जो लोकल गांव हैं बॉर्डर एरिया के साथ, वो बहुत अफेक्टेड होते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा शेल्टर, जब वो एवैक्यूएशन करनी पड़ती है तुरंत, जो उसके लिए कोई ऐसे शेल्टर बनाए जा सके, जो कि जैसे अब बाढ़ का भी हुआ है, उसमें भी उपयोगी हो सके, उस हिसाब से कोई शेल्टर बन पाए, एक तो तुरंत एवैक्यूएशन के वो काम आ सके, और ऐसी आपदाएं जो आती हैं जैसे बाढ़ आई है उसके उपयोग में आ सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे वहां पर वो क्या बोलते हैं उसको, ये बनाते हैं, इसमें मैंने बंकर्स, एक दिमाग से उतर गया था, बंकर्स। जब मैं होम मिनिस्टर था उस समय भी बहुत सारे बंकर्स बने थे, और आज भी वो सिलसिला लगातार बंकर्स बनने का जारी है। और वहां पर रोड्स वगैरह की भी बॉर्डर पर काफी पहले के कंपैरिजन में कंस्ट्रक्शन तेजी के साथ हुआ है। और जब कोई ऐसी संकट पैदा हो, माली पाकिस्तान की तरफ से कुछ कोई छोटे मोटे जो चीजें फेंकते हैं, उनको पटाखा ही कहिए, बम मत कहिए तो उनके लिए कोई न कोई शेल्टर की व्यवस्था प्रायः अधिकांश स्थानों पर हुई। हो सकता है कुछ स्थान ऐसे हों कि यहां पर भी न हो, लेकिन बॉर्डर पर रहने वाले लोग बहादुर हैं। और पंजाब का जहां तक सवाल है, सच में पंजाब का नाम लेते ही हमारा बिल्कुल सीना 36 इंच का हो जाता है चौड़ा। और आप पूछिए क्यों? वह इसलिए सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री उठाकर पढ़िए कि इस देश को, इस समाज को बचाने में सिख कम्युनिटी का कितना मेजर कंट्रीब्यूशन है, कितना मेजर कंट्रीब्यूशन है। गुरुओं ने क्या क्या बलिदान नहीं दिया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह के 2-2 बच्चे दीवालों में चुने जा रहे हैं, फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा इससे बड़ा अपने ऐसी कई गाथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अब वहां पंजाब का कोई क्या बिगाड़ लेगा? जब तक हमारे सिख भाई यहां हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता कोई वहां।
देश सुरक्षित है, चिंता मत करिए। कि अभी के जो हालात चल रहे हैं, जहां पे यूरोप को खुद की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह है और यूरोप के सारे देश और खासकर जर्मनी अपना डिफेंस एक बुलंद करने की कोशिश में होड़ में लगे हुए हैं। तो इसके चलते हम भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे कोलैबोरेशंस को पक्के कर रहे हैं, वही करने के लिए आए हैं। तो उस पे आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, वही कर रहे हैं। कल हो जाएगा तो उसके परसों मालूम हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।